तो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 43 और अभी तक जो है 42 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये 42 की 42 जो वीडियो हैं इनमें मैंने सभी में हिंदी साहित्य पढ़ाया है। और हिंदी साहित्य मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था। तो इन 42 वीडियो में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल भी मैंने शुरू कर दिया है। तो आधुनिक काल के अंदर हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ लिया है और छायावादी युग की ये शायद अंतिम वीडियो हो। तो इस तरीके से छायावाद भी हमने काफ़ी पढ़ लिया है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसके कारण थोड़ा सा बिजी भी था। और 3-4 दिन पहले जब मैं वीडियो बनाने लगी तो छायावाद मैंने कंप्लीट करने की सोची और काफ़ी लंबी वीडियो बनाई और बाद में पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया और फिर मैंने वीडियो डाली ही नहीं 2-3 दिन, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मन से मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मैं अब थोड़ा टाइम लगाकर एक एक जो युग है वो एक एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बस वो सही नहीं हुई, वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद मैंने आप सभी को बता दिया था, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, छायावाद की समय सीमा क्या है। 1918 से 1936 तक का जो काल था उसे छायावाद का नाम दिया गया। छायावाद को मैंने परिभाषाओं के माध्यम से भी समझाया था। और ये आज की 43 नंबर की वीडियो रहने वाली है। ये सारी वीडियोस जो है आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का नाम है TGT, PGT, एस्टेट, LT ग्रेड और EMRS। इस नाम से मैंने बना रखा है। साथ ही दोस्तों, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि हम पढ़ रहे हैं छायावाद, और छायावाद के अंदर जो है 4 ही प्रमुख कवि हैं। इसके अंदर निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इनमें हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ लिया है और निराला भी पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा दोनों को ही मैं कवर करने का प्रयास करूंगी। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। तो आज भी मेरा यही प्रयास रहेगा, आपसे बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आप देखें भी ज़रूर, क्योंकि काफ़ी दिन हमें हो गई है और अभी हमें समय भी मिल गया है हिंदी साहित्य बिल्कुल कंप्लीट करवाने का। लेकिन जब व्यूज़ कम आते हैं तो मैं बता रही ना, आप ये सोचते होगे कि मैडम को लालच है व्यूज़ का। लेकिन दोस्तों, मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। लेकिन जब 50-60 व्यूज़ आते तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे तो हैं ही नहीं। लेकिन फिर जब 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करते हैं और मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो मुझे उनका नाम भी अच्छे से पता है। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, भीड़ ना सही, लेकिन 4-5 बच्चे तो हैं जो बिल्कुल हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर डिपेंड है, तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, बस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, प्रकृति के सुकुमार कवि। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। जब भी कोई TGT का एग्ज़ाम होता है, जैसे KVS का हो या NVS का हो या DSSS भी हो, तो सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। तो आपको आंसर करना है सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है संक्षिप्त जीवन वृत्त हम पढ़ेंगे कि इनके बारे में। वैसे ये प्रश्न यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं इतने, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो इनका जन्म जो है सुमित्रा नंदन पंत का जो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपको यहीं से याद कर लेना है। इनका जन्म 1900 में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। कौशानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, जो कि मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद है। और बाल्यकाल का जो नाम है गुसाई दत्त, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। और इनकी पहली कविता का नाम है गिरजे का घंटा। ठीक है, गिरजे का घंटा याद रखना, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है 1916 ईस्वी में। तो ये प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी सभी में मैंने ट्रिक से याद करने का प्रयास करवाया था, किया था, और सभी बच्चों को ट्रिक भी जो है काफ़ी पसंद आई थी। तो आज की इस वीडियो में भी एक बार मैं फिर से प्रयास करूंगी कि ट्रिक से आपको वीडियोस जो ये रचनाएं हैं कवि की,
ये आपको याद हो जाएं। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी युग की शुरुआत एक पॉइंट से नहीं होती है और ना ही एक पॉइंट पे ख़त्म होकर अगले युग की शुरुआत होती है। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी कविताएं थे लिख रहे थे, और इनकी कविताओं को अगर विद्वानों ने जब इन पर प्रकाश डाला तो ये पाया गया कि इनकी कविताएं कुछ एक हैं छायावाद से संबंधित है, जिनमें छायावाद की भावना देखने को मिलती है, और छायावाद के तुरंत बाद का काल आता है प्रगतिवादी। तो इनकी क्योंकि मैंने बताया कि 1916 से 1936 तक की जो समय सीमा है छायावाद की बताई, और 36 के बाद जो शुरू हो जाता है 1943 तक का काल प्रगतिवाद कहलाता है। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी हैं। तो दोस्तों इन रचनाओं को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा: छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। ये आपको याद रखनी है। वैसे अगर आप सारी याद रखें तो सारी याद रखें, लेकिन अगर ऐसे याद रखना चाहते हैं कि छायावादी कौन से हैं, प्रगतिवादी कौन से हैं, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक से हम याद करने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। जो छायावादी रचनाएं हैं, ये जो 5 रचनाएं आपको दिखाई दे रही स्क्रीन पर, ये रचनाएं जो 4 हैं शुरू वाली, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है, पाँचों की पाँचों ही लगा लें कि 4 रचनाएं आपको देकर इन्हें क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों फिर से इनकी ट्रिक बनाते हैं। तो छायावाद मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का क्या मतलब बताया था, 2 तरीके से बताया था कि एक तो जो है जिसमें रहस्यवाद हो, एक दूसरा अर्थ के दृष्टिकोण से, दूसरा उन्होंने शैली के दृष्टिकोण से बताया था। तो रहस्यवाद क्या है कि जिन रचनाओं में रहस्यवाद पाया गया उनको इन्होंने छायावादी रचना में डाल दिया, जिसमें प्रगतिवाद की भावना मिली उनको प्रगतिवादी रचनाएं कह दी। ठीक है, तो अब देखते हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास, श्वास, जैसे कि इसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ। पहले मुंह से क्या निकलता है? श्वास। श्वास कहाँ से निकलता है? हमारी ग्रंथियों से। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से श्वास निकल रहा है, कहाँ से? मेरी ग्रंथियों से निकल रहा है। और फिर शब्दों के रूप में वीणा यानी कि आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है। यानी कि उच्छ्वास फिर ग्रंथियों से निकलता है उच्छ्वास, और फिर वीणा होती है। वीणा फिर पल्लवित होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आधे घंटे तक बोलूँगी तो उसका पल्लवन होगा, और उसके बाद फिर ये वीडियो आप सभी के सामने गूंजने लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रिक से ये रचनाएं याद करनी है। एक बार फिर से देखते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास कहाँ से, यानी कि श्वास कहाँ से निकला? हमारी ग्रंथियों से, और फिर उससे वीणा का प्रादुर्भाव हुआ, फिर वीणा पल्लव हुआ, और फिर वीणा गूंजने लगी। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये सारी वीडियोज़ आपको याद हो गई होंगी। अब जब पल्लव जो रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 में है। अब इनकी सुमित्रा नंदन पंत जी की अगर प्रथम रचना पर हम ध्यान दें, छायावादी प्रथम रचना उच्छ्वास है और अंतिम रचना गुंजन है। इस तरीके से भी आपको याद रखनी है। अगर आप ट्रिक से और इस तरह क्रम से याद करते हैं तो आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इनकी रचनाएं हैं जिनको विद्वानों ने 4 भागों में बांटी, उसमें जो दूसरा भाग है वो प्रगतिवादी है। प्रगतिवाद क्या था कि मतलब 1936 के आसपास का अगर काल हम देखें, 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। इससे पहले हमारे समाज में जो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो शोषक और शोषण 2 वर्गों में यहाँ पर बटा हुआ था, शोषक और शोषण। तो एक वर्ग था जो शोषण कर रहा था, और दूसरा ये शोषक वर्ग वो होता है जो गरीब लोगों का, जमींदारों का, इनका शोषण करता है। और शोषण, एक शोषण वर्ग है, एक शोषक। शोषक वर्ग शोषण करने वाला होता है, और शोषण वर्ग वो होता है जिसका शोषण किया जाता है। तो इस तरीके की थी। लेकिन ऐसे जब स्थिति समाज में पैदा हो गई तो मतलब कवि जो हैं अपने अपने लेवल पर सभी प्रयास करते हैं कि इस भेदभाव को मिटाया जाए। तो कवि क्या कर सकता है? अपनी रचनाओं के माध्यम से ही अपने विचार जनता तक पहुंचाता है। तो इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। ठीक है, तो इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वो है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। तीनों ही रचनाएं
दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। युगांत का मतलब आप इसको ट्रिक से समझ जाएंगे। 1918 से 1936 तक का काल मैंने आपको बताया कि छायावाद का है। अब जब आप युगांत देख रहे हैं इस रचना का नाम, मतलब यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है इसमें छायावादी युग का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, और 36 के बाद मैंने आपको बताया कि प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाती है। तो ये रचना आपको याद हो जाएगी, युगांत। और युग का अंत करके, कौन सा युग का अंत करके, ये भी मैं ट्रिक से बता रही हूँ कि जो शोषक और शोषण वर्ग था उसका अंत करके एक नए युग की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये शोषण और शोषक कहाँ पर होता था? ग्राम में ज़्यादा होता था। इस तरीके से आप याद रखें तो प्रगतिवाद की रचनाएं तीनों आपको याद रह जाएंगी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको अच्छी लग रही होगी। अब अंतस चेतना, यानी कि हमारे जो मनुष्य है सभी के अंदर एक चेतना का वास होता है। चेतना आपने पढ़ी होंगी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, है ना। तो ये चेतन मन, अवचेतन मन, है ना, अर्ध चेतन मन, ये आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ी होंगी, सीडीपी में। तो अंतस चेतना मतलब अंदर की जो चेतना है वो कैसी होती है, मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। पहले रचनाएं देख लेते हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ। इसका मतलब है कि जो अंतस चेतना, जो हमारी अंदर की चेतना है, वो किरण, सोने की किरण के समान निर्मल है, स्वर्ण किरण। लेकिन उस स्वर्ण किरण पर धूली चढ़ गई है, इसलिए उस धूल को हटाकर हमें एक युग पथ यानी कि एक नए पथ का हमें निर्माण करना है। तो याद रखना दोस्तों, किस तरीके से आप याद करेंगे। अंतश्चेतनावादी रचनाएं होंगी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अगला जो पार्ट है, चौथे नंबर पर जो इनकी रचनाएं बांटी गई चौथे भाग में, वो आती हैं नव मानवतावादी। कौन सी रचनाएं हैं? नव मानवतावादी। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ये देखो उत्तरा जो रचना 1949 की, 1947 में हमारा भारत जो है आज़ाद हो चुका था। अब नए मानव का निर्माण चाहते थे, नए युग का निर्माण चाहते थे, एक समाज को, ऐसा समाज चाहते थे उस समय के लोग कि जो परंपराएं पहले चल रही थी, जो लोगों का शोषण हो रहा था या कमज़ोर वर्ग था या भ्रष्ट जो वर्ग था, वो हमारे समाज से एकदम ख़त्म हो जाए और जो स्वतंत्र भारत है उसमें एक नए युग का निर्माण हो। तो उस तरीके की जो रचनाएं थी उनको नव मानवतावादी एक कहा गया। तो इसमें नव मानवतावादी रचनाओं में है, पहला उत्तरा, फिर कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। ध्यान रखना दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे। उत्तरा नाम की एक, मान लो फीमेल है कोई, और अतिमा भी, दो लेडीज़ हैं, और चिदम्बरा तीन लेडीज़ हैं। वो ये कहती हैं कि जो कला है चांद की वो पुरानी हो चुकी हैं, हमें नए लोक की तरफ आयन करना चाहिए, मतलब नए लोक की तरफ चलना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ अच्छे से याद हो गई होंगी। नव मानवतावादी तीन औरतें हैं, उत्तरा, अतिमा और चिदम्बरा। ये कहती हैं कि कला और बूढ़ा चांद पुराना हो चुका है, नया भाई आना चाहिए, लोकायतन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये रचनाएं भी आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। जिस ट्रिक से मैंने याद की थी मैं वही ट्रिक बता रही हूँ। अब देखो इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जितने मर्जी स्टार लगा सकते हैं कि लोकायतन नामक जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, वो किसके जीवन पर लिखी गई। तो दोस्तों महात्मा गांधी, क्योंकि आज़ादी दिलाने में आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का काफ़ी रोल था, और वही एक नए लोकायतन लोगों की तरफ मतलब पलायन कर रहे थे। इस तरीके से भी आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो लोकायतन नामक रचना है अभी मैंने आपको बताई थी, उसमें किसके जीवन पर आधारित है वो रचना? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। बस वीडियो को लाइक करते रहें। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी परीक्षाओं में आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, ये प्रश्न भी पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आपको आंसर करना है चिदम्बरा पर।
दोस्तों याद रखना है चिदम्बरा पर। यह प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपको बताना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक दो जो प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ से। सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसमें छायावाद की घोषणा कर दी थी सुमित्रा नंदन पंत में, तो वो रचना है पल्लव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 माना जाता है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी को किस प्रकार का कवि कहा जाता है, तो इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी जितने मर्जी स्टार लगाएं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब जितने भी जो कवि थे वो सभी किसी न किसी संवेदनशील का मतलब आप समझते हैं कि संवेदना हर मनुष्य के अंदर होती है, किसी के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, यही आपका संवेदनशील है। और संवेदना ये भी हो सकती है कि किसी भी भाव इमोशन को लेकर आप किस तरीके की आपके मन में जो है भाव पैदा होते हैं, वो आपकी संवेदनशीलता दर्शाती है। तो इंद्रिय बोध का कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला जो लाइन है, सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो कौन से दर्शन से प्रभावित थे, तो आपको आंसर करना है अरविंद दर्शन से। अब दोस्तों मैंने 4 कवि बताए थे आपको छायावाद के अंदर, तो अगला जो कवि है, अगली कवयित्री है, वो महादेवी वर्मा है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश भर के यहाँ से इतने मतलब जितने बहुत ही प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी हैं, तो आपको याद रखना है। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, 1987 में मृत्यु। फर्रुखाबाद में जन्म हुआ, मृत्यु इलाहाबाद में हुई। पिता का नाम गोविंद प्रशांत। तो ये प्रश्न तो आपसे कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। अगला एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है महादेवी वर्मा। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसका कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। कौन से दर्शन से प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। अब महादेवी वर्मा की हम रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनको भी हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। फिर से कहती हूँ कि वीडियो को बस लाइक एंड शेयर जरूर करें। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तप्रणा। ज़्यादा रचनाएं नहीं है, लेकिन शुरू की जो 4 रचनाएं हैं, 1, 2, 3 और 4, और यामा भी 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी 4 रचनाएं देकर आपको क्रम से लगाने के लिए पूछी जा सकती हैं। अब देखो कैसे याद करेंगे कि निहारा, निहारा आप समझते हैं ना, निहारना मतलब एक टकाटक लगा कर देखना। तो निहारा किसने, रश्मि ने। किसको, निर्जा को। किस समय, संध्या के समय। और यामा भी उसके साथ थी, यामा और दीपशिखा भी उसके साथ थी। और संध्या के समय सप्तप्रणा, 7 तरीके के कलर थे। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। फिर से देखते हैं, निहारा, निहारा किसने, रश्मि ने। किसको निहारा, निर्जा को। कब, संध्या के समय जब गीत गाए जा रहे थे। और यामा और दीपशिखा भी उसके साथ थी। और मौसम कैसा था, सप्तप्रणा, इंद्रधनुष जैसा। इस कुछ ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अब ये इनके ये कविता संग्रह हैं महादेवी वर्मा के सारे, ठीक है। इनमें कौन कौन से संग्रह में क्या क्या है ये और देख लेते हैं। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। यानी कि यामा जो है इनकी एक अलग से रचना नहीं है, बल्कि जो निहार, रश्मि, निर्जा और जो सांदे गीत है, ये रचनाएं हैं,
इनमें जितने इम्पोर्टेंट गीत थे उन सभी को एक अलग जगह से संग्रह किया गया और उनको नाम दिया गया यामा। और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये 1982 की बात है, ठीक है, जब इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो आपको बताना है यामा। यामा में क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। जो सप्तपर्णा नामक रचना है महादेव वर्मा की, उन्होंने इस रचना के अंदर ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। अब आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी। अब देखो, जब सबसे पहली रचना जो निहार है, मैंने बताया था निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तप्रणा, इस तरीके से आपको भी याद हो जाएंगे, बिना देखे आप इजीली बोल लेंगे इनको। तो जो निहार नामक पहली रचना थी, जो प्रथम काव्य संग्रह था महादेव वर्मा का, उसकी भूमिका किसने लिखी है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। कब लिखी? 1930 में लिखी। महादेव वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, आपसे पूछ ले कि प्रथम आयाम शीर्षक नाम से जो महादेव वर्मा की रचना है उसमें किस प्रकार कौन सी भाषाओं की कविताओं का संकलन है, तो आपको बताना है ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की जो कविताएं हैं वो संकलित हैं इसमें। वैसे ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और जो महादेव वर्मा थी वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। और किस प्रकार की कवयित्री थी? एक रहस्यवादी कवयित्री थी। अब रहस्यवाद तो संपूर्ण छायावाद के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितनी मर्जी स्टार लगाएं। ये प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से कि महादेव वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं, यानी कि जो भी कवि है रचनाएं लिखता है तो वो उन चीज़ों को किसी न किसी रूप में प्रतीक मानकर करता है। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी ज़्यादातर दीपक को प्रतीक माना और बादल को प्रतीक मानकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब छायावाद के कुछ एक और कवि दे रखे हैं, लेकिन इनसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते। 4 ही प्रमुख कवि हैं, आपको एरा गैरा इस तरीके से नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही बातें पढ़ेंगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। ये जो पार्ट है ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम वीडियो डालें। अब मैंने अपनी सारी स्टोरी आप सभी के सामने बता दी है, वीडियो बनाई और आखिर लाइन में जाकर मुझे पता चला कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो मूड एकदम से अपसेट हो गया। लेकिन आज फिर से मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों कैसी लगी, कैसी आपको ट्रिक लगी, कैसा आपको कंटेंट लगा, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।